इसके पहले हम लोगों ने आपसे कुछ वीडियोस में बात की जहां पर 498A 498A जो महिला के द्वारा अपने पति के खिलाफ या उनके घर वालों के खिलाफ में FIR दर्ज करवाई जाती है, उसके बारे में हम लोगों ने बात की। कुछ इंपॉर्टेंट रेलेवेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। मैं हूं अशोक पांडे, नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑनलाइन लीगल हेल्प आपका अपना चैनल है। इसी प्रकार की जो कानूनी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो आपको मिलते हैं, आप तक पहुंचते रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के रेलिवेंट जजमेंट के बारे में। काफी ज्यादा एक लार्ज लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे अगर आप समझें तो 498A का मिसयूज हो रहा है और इसी अब्यूज की वजह से या मिसयूज की वजह से एक इंपॉर्टेंट जजमेंट ध्यान में आता है और ये जजमेंट है सावित्री देवी वर्सेस रमेश चंद्र एंड अदर्स का जजमेंट। अब इस जजमेंट में क्या हुआ? इस जजमेंट में कोर्ट का ये कहना था, ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि शादी के बाद सारे के सारे जो ज्यादातर मामले होते हैं 498A से संबंधित जो मटेरियल कंटेंट होता है वो मैरिज से इन्फ्लुएंस्ड होता है और इस वजह से अपने से दूसरा जो ऑपोजिट स्पाउस है उसको दबाने के लिए ये एक तरीके से किया गया वेपन की तरह इस्तेमाल किया गया, हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया एक कार्य है। तो इस हिसाब से अगर हम ध्यान रखें कि सावित्री देवी वर्सेस रमेश चंद्र एंड अदर्स के जजमेंट में शादी से इन्फ्लुएंस होना मतलब होता क्या है कि कई बार पति पत्नी रिश्ते में रहते हैं तो स्वाभाविक रूप से लड़ाई झगड़ा होना या वाद विवाद होना बहुत ही आम बात होती है और जब एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो इस प्रकार के जो वाद विवाद होते हैं वो एक्सट्रीम लेवल पे या बड़े लेवल पर पहुंच जाते हैं। तो उसी से इन्फ्लुएंस होकर कभी भी लड़की के खिलाफ अगर उसके माँ बाप ने कुछ कह दिया या सास ससुर ने कह दिया या पति ने या रिश्तेदारों ने कह दिया तो लड़की सीधे जाकर के पुलिस स्टेशन में 498A को एज अ हथियार, एज अ वेपन की तरह इस्तेमाल करती है और FIR दर्ज करा देती है और इसी जजमेंट में उसका रेफरेंस दिया गया था। अगला जो जजमेंट है ये नॉन बेलेबल जो ऑफेंस था उससे बेलेबल यानी जो 498 जमानत नहीं होती है आपको उसके लिए कोर्ट जाना होता है और जब कोर्ट आपको कंसीडर करेगी तभी आपकी जमानत होगी, नहीं तो हाई कोर्ट तक से भी जमानत नहीं होती। कई मामले ऐसे भी होते हैं। तो सरिता वर्सेस R रामचंद्रन का एक केस सामने आता है जहां पर ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि कम्युनिटी के अगेंस्ट में बहुत ही वाइड एक मिसयूज किया जा रहा है इस प्रक्रिया का, इस धारा का। इस हिसाब से इससे जो लेजिस्लेचर है या हमारी पार्लियामेंट है वो बदलाव करके नॉन कॉग्निजेबल या बेलेबल ऑफेंस कर दे जहां पर लड़के पक्ष के लोग या ससुराल पक्ष के लोग या रिश्तेदार उन्हें जमानत तो एटलीस्ट आसानी से मिल जाए। फिर वो ट्रायल का मैटर है, ट्रायल में तो बात समझ में आई जाएगी। अगर उन्होंने अपराध किया है तो उसके हिसाब से 3 साल की जो सजा निश्चित प्रावधान में की गई है वो 3 साल की सजा मिलेगी, नहीं तो वो छूट जाएंगे। लेकिन अभी तक ये पेंडिंग है या उसमें लॉ कमीशन ने क्या काम किया एग्जैक्टली मुझे अपडेट नहीं है इसके बारे में, बट फिर भी जो सरिता वर्सेस R रामचंद्रन का केस था वहां पर ऑनरेबल कोर्ट ने यह कहा कि इसे नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल ऑफेंस कर देना चाहिए जिससे एटलीस्ट जो विक्टिम है वो अब्यूसर ना बने और जो विक्टिम है यहां पर उसे आसानी से जमानत मिल जाए या उसे जमानत की वजह से परेशानी का सामना ना करना पड़े। एक तीसरे जजमेंट के बारे में हम लोग बात करते हैं और इस जजमेंट में डिस्चार्ज यानी जैसे 227 का एप्लीकेशन होता है, मैं आपको बताता हूं ये क्या होता है। डिस्चार्ज के बारे में ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा बात की गई। अंजू वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली का ये केस है और इसमें क्या हुआ था 498A और 34 IPC का जो केस था वहां पर जो रिस्पोंडेंट यानी पति और उनके घर वालों ने इसे ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने चैलेंज किया। चैलेंज करने के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह कहा कि इस केस में 498A और 34 IPC की जो धारा लगी थी रिस्पोंडेंट्स के अगेंस्ट में उन्हें डिस्चार्ज किया जाना चाहिए। उसके पीछे रीजन ये था कि जो महिला थी उसने एक तो ये नहीं बताया कि उसके साथ जो इंसिडेंस हुआ, फिजिकल क्रुएलिटी हुई या मेंटल क्रुएलिटी हुई, उसकी डेट क्या थी, उसका समय क्या था, उसका महीना क्या था, उसका साल क्या था। मतलब जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, अगर आपके साथ मारपीट हो रही है तो एटलीस्ट आपको ये तो बताना पड़ेगा कि दिन, समय, महीना या साल किस समय आपके साथ में वो घटना घटित हुई। जब यही आपने पिटीशन में मेंशन नहीं किया या जो ट्रायल कोर्ट है उसने इसी पॉइंट को कंसीडर नहीं किया कि घटना आखिर कब घटित हुई, तो यही समझा जाएगा कि घटना हुई ही नहीं है।
तो इस प्रकार के जो केसेस होते हैं ऑनरेबल कोर्ट ने बहुत ही स्पष्ट रूप से अंजू वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली के केस में कहा कि जो 498 के मामले होते हैं वो खारिज करने लायक हैं, और इसमें जो ट्रायल कोर्ट है उसके सामने जो रिस्पोंडेंट है उनको 227 का एप्लीकेशन भी वो दे सकते हैं। अगर इसी प्रकार का आपका मामला है तो 227 सीआरपीसी के प्रोविजन के हिसाब से अगर आप डिस्चार्ज का एप्लीकेशन देंगे तो भी कोर्ट, जो ट्रायल कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट है जहां पर आपका केस चल रहा है, वहां से आपको डिस्चार्ज किया जा सकता है या रिश्तेदारों को डिस्चार्ज करके केस खत्म किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन 482 एप्लीकेशन का भी है। अगर आपके खिलाफ में 498 ए से संबंधित 34 आईपीसी से संबंधित कोई एफआईआर दर्ज हुई है या 3/4 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से, डावरी प्रोविजन एक्ट के हिसाब से एफआईआर दर्ज हुई है, तो आप 482 एप्लीकेशन जो कि सीआरपीसी प्रोविजन के हिसाब से ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष, जो भी आपका जुरिडिक्शन है, वहां पर भी आप फाइल कर सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपको 3 इंपॉर्टेंट जजमेंट्स के बारे में मैंने बताए, हो सकता है आपको काम आए। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। इसके साथ ही जानकारी पसंद आई लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑनलाइन लीगल हेल्प आपका अपना चैनल है, घंटी दबाना ना भूले, बेल आइकन प्रेस कीजिए। और इसके साथ ही अगर पर्सनल प्रॉब्लम के लिए बात करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से आप अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं हमारी लीगल टीम को। आप सभी का कीमती और महत्वपूर्ण समय जो आपने मुझे दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।